if there exists a product term which includes the dependent variable and its derivative, then equation will no longer be linear. And the third one, कि जो dependent variable है, there must be not a transcendental function. A dependent variable will not appear in transcendental function. जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल के नहीं होने, जैसे साइन यू आ जाए, ई पावर यू आ जाए, टेन यू आ जाए, वो अगर आ जाएंगे तो फिर भी जो आपकी इक्वेशन है वो लीनियर नहीं रहेगी। तो मेरे बात की कि जो आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना वो सिर्फ 1 डिग्री में होना चाहिए, ना तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में अपीयर हो, ना ही वो अपीयर होना चाहिए ट्रांससेंडेंटल फंक्शंस की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, इनवर्स, हाइपरबोलिक की फॉर्म में वो अपीयर होना नहीं चाहिए। उसकी रीजन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि साइन यू आ जाएगा, यू क्या है आपका, और हम अभी जितना भी काम करेंगे उसमें हम, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे कोई मसला हो तो मुझे फौरन इंटरप्ट करके रोक दीजिएगा। तो इसमें ये है कि जब साइन यू, अगर यूजली हम जो यू को डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे यूज करेंगे, अगर आपको देखिए साइन यू आ जाए तो आपने पढ़ा होगा मैक्लॉरेन सीरीज आप एक्सपेंड करते थे, साइन की मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है? वो ये होती है ना एक्स माइनस साइन यू को जब आप एक्सपेंड करेंगे वो क्या होगा? यू माइनस यू क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस यू 5 ओवर 5 फैक्टोरियल। तो देखिए यू की जो पावर है वो 1 नहीं रहती, तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की फॉर्म में फंक्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी पावर सीरीज एक्सपेंड करेंगे दिस विल नो लॉन्गर बी एन लीनियर फंक्शन। तो ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो जो हमारी इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया जी? फिर कुछ इक्वेशन है एक्स यू एक्स एक्स प्लस वाई यू वाई वाई, इसमें जो यू है ना आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई डिपेंडेंट है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या ये लीनियर है या नहीं? यस सर, ऑफ कोर्स ये लीनियर है। सेकंड वाली लीनियर है? थर्ड वन नॉन लीनियर सर सेकंड वाली नॉन लीनियर है। सेकंड वाली नॉन लीनियर है, क्यों नॉन लीनियर है बोला? सर उसमें यू आ रहा है, यू यू टी आ रहा है सर वो डिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल और वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। एहतशाम अली है क्लास में? एहतशाम अली? यस सर, यस सर। थर्ड वाली लीनियर है नॉन लीनियर है? सर थर्ड वाली नॉन लीनियर है। क्यों सर? क्योंकि सर यू आ चुका है। यू आ चुका है कहाँ पे? सर यू एक्स इज इक्वल टू यू अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। तो नॉन लीनियर कैसे होगी? सर यू के साथ सर एक्स आ चुका है। तो जी सर, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसकी वजह से? नो सर, यू, यस सर, ये यू के साथ, यस सर। क्या इस एक्स में क्या किया? ये एक्स क्या है इसमें? सर इसमें एक्स इंडिपेंडेंट है सर। तो अल्लाह के बंदे ये डेरिवेटिव लिखा हुआ क्या करे यार, पढ़ के आया करें। सॉरी सर। सर यू का स्क्वायर रूट है, तो जब स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर लेंगे, एक मिनट चुप करें। मोहम्मद सजाद, हाफिज मोहम्मद सजाद, जिससे पूछूंगा वही बोले। हाफिज मोहम्मद सजाद है, ये भी नहीं है क्लास में। अस्मा फरहाद है क्लास में? यस सर हूँ। आप बताएं थर्ड वाली लीनियर है नॉन लीनियर? नो सर ये नॉन लीनियर है, क्योंकि अंदर यू है ना यहाँ पे, और जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास जो डिपेंडेंट डेरिवेटिव वो 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, 1/2 है, तो इस वजह से सर जब उसे खत्म करना पड़ेगा, डेट्स वाई सर ये वो नहीं है,
लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। पावर है 1, u की पावर है 1 खदीजा दाऊद है क्लास में? यस सर। दाऊद वो वाली बताएं जरा, लीनियर और नॉन लीनियर। फोर्थ इक्वेशन इज लीनियर। मंजूर आप महानूर महानूर आप बताएं, लीनियर है या नॉन लीनियर है फोर्थ वन? सर फोर्थ वाली लीनियर है। मोहम्मद वहीद अकबर, मोहम्मद वहीद अकबर आप बताएं। ये भी नहीं है, मैं सबको वेबसाइट नहीं करता। मोहम्मद कासिम खान, मोहम्मद कासिम खान, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद अबरार, मोहम्मद अफजाल। यस सर। सर फोर्थ वाली लीनियर है। सब लोग एग्री कर रहे हैं कि फोर्थ वाली लीनियर? जी सर। बिल्कुल ठीक होगा फोर्थ। जी जी, क्योंकि इसमें जो आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो आर की पावर -1 और -2 से हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, उसके डेरिवेटिव की डिग्री 1 है, और किसी मौके पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो जो है डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। Yes, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आगे कुछ वेल नोन लीनियर इक्वेशन बता रहा है। ये जो पहली वाली है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर हीट इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर सॉरी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये जो है ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। दिस इज लैपलेस इक्वेशन, दिस इज क्लीन गॉर्डन इक्वेशन, दिस इज लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन, टेलीग्राफ इक्वेशन। इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस उसने कुछ वेल नोन इक्वेशन बताई आपको। ये आगे कुछ नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है। Urgent equation और homogeneous and inhomogeneous। homogeneous कौन सी होगी? सर होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास जितनी भी टर्म्स होती हैं उसमें या तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या उसका डेरिवेटिव होता है, इसके अलावा कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। जी सर ऐसी है। ठीक है, और कोई? जी सर ऐसी है। जी तो नॉन डिपेंडेंट होगी। माता, पहले मैंने आपको बुलाया था, किधर गए थे आप? आप क्लास में होके भी क्लास में नहीं है तो अच्छी बात नहीं है। सर मैं बोला था आवाज नहीं आपको आई। अच्छा, अब कैसे आ गई थी? ये देखो ये जवाब चलिए खैर, कोई बात नहीं, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो इसके अलावा कोई और भी तो कंडीशन होनी चाहिए। सर उसमें आई थिंक सोर्स टर्म जो होगी ना सर, जो कंसिस्ट करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सर वो वैनिश होनी चाहिए। सर जो इसमें जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन एक साइड पर होता है और दूसरी तरफ अगर सोर्स टर्म कोई आ जाए जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, तो वो सोर्स टर्म सर वैनिश होनी चाहिए, मतलब जीरो होनी चाहिए। तो अगर वो नॉन जीरो होगी तो इनहोमोजेनियस होगी सर। जिस
या उस डेरिवेटिव आएगा तो वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी। बिल्कुल जैसे आपने भी कहा है कि एक तरफ लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए सारा यू का और दूसरी तरफ जीरो आ जाए तो ठीक है, वो भी होमोजेनियस इक्वेशन होगी। तो इसका एक और भी आसान सी डेफिनेशन है कि जो अगर आपका u जो है, अगर आप u को लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो कहते हैं अगर आप u को कंसीडर करते हैं एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अगर u इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन हो किसी भी इक्वेशन का, आप u इज इक्वल टू 0 पुट करें तो 0 सेटिस्फाई हो जाए, तो एक्चुअल आर हो या होमोजेनियस इक्वेशन। यहां का मैंने इफ u सॉल्यूशन होता जी, सलम शायद बोले। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं वो हम सिर्फ बात करते हैं उसके सॉल्यूशन में, हम इक्वेशन के अंदर तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो लीनियर हो ना इक्वेशन आपके पास, यानी कि जो u है वो लीनियर फॉर्म में और डिफरेंट हो जाए, वो भी हो सकता है ना। लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन यूजुअली होता है क्योंकि इसमें नॉन के सब भी आ रही होती है ना आपके पास, तो जरूरत नहीं है कि इक्वेशन हो वो लीनियर भी हो। सर जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ओडी की फॉर्म में हो या पीडी की फॉर्म में हो, तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो होता है वो तो हमेशा उसके जो उसका सॉल्यूशन होता है उसमें एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बाद में कुछ कंडीशन के तहत सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कह देते हैं। तो मतलब जो इक्वेशन होती है जी जी वो सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है ना। नहीं, इक्वेशन में तो आ सकती है लीनियर पावर में, कि नहीं आ सकती? इक्वेशन आ सकती है लेकिन अगर उसमें डेरिवेटिव ही नहीं है सर, लीनियर पावर में तो आ सकती है, मैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है मतलब u इज इक्वल टू लेट्स से u इज इक्वल टू c1 u1 c2 u2 एंड सो ऑन, उसमें जो u1 u2 u3 है वो सारे के सारे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो तो सॉल्यूशंस हैं। तो इक्वेशन के अंदर लीनियर जो कॉम्बिनेशन है इसके सर मुझे समझ नहीं है इस पॉइंट, ये थोड़ा सा प्लीज सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। गलत हो गई थी, इनका मतलब ये था कि एक तरफ अगर फंक्शन ऑफ व्यू आ जाए यानी कि फंक्शन ऑफ व्यू या डेरिवेटिव ऑफ व्यू, ये कहना चाहिए था इनको अदर साइड पे जीरो, यानी कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो होगा आपको, ठीक है ना। एफ ऑफ यू इसको वो लीनियर कॉम्बिनेशन बोल देते, तो वो में एफ ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो होगा, वो होमोजेनियस होगा, ठीक है। यानी यू वाली साइड हम एक कर ले और अदर साइड पे जीरो आ जाए तो एफ विल बी होमोजेनियस, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि यू इज इक्वल टू जीरो आप पुट करें तो वो सॉल्यूशन हो इक्वेशन, तो वो होमोजेनियस होगा। और आपको ये पता है कि आप जब इंटरमीडिएट में पढ़ते थे आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, बीएससी में पढ़ा होगा, तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसमें आपको पता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, u इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू, जैसे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ा करते थे x1 x2 x3, इसमें x1 x2 x3 को 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होता था। तो जो होमोजेनियस सिस्टम होगा उसका एक सॉल्यूशन तो लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, u इज इक्वल टू 0, लेकिन हम इंटरेस्टेड हमेशा हुआ करेंगे इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में, हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करने में इंटरेस्टेड हुआ करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखना भी, आगे तक हमने होमोजेनियस को कुछ डील करना है उसमें ये चीज आपके जहन में है कि हमने सिर्फ इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन में हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो क्लासिफाइड, तो ये डेफिनेशन समझ लगती है आपको होमोजेनियस की। अब पीछे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें देखो कौन सी होमोजेनियस है कौन सी नहीं है। फर्स्ट वन होमोजेनियस है, वैसे होमोजेनियस है। सेकंड वन होमोजेनियस होमोजेनियस है, सेकंड वन नॉट होमोजेनियस है। होमोजेनियस है, बिल्कुल ठीक है। तीसरे जो है थर्ड सी बार होमोजेनियस यस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है किसी भी इक्वेशन का कि जब उसको बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट किया जाए गिवन इक्वेशन में तो वो सैटिस्फाई करते हैं, तो ये सॉल्यूशन होता है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल का। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फंक्शन u such that it satisfies the equation under discussion and satisfy the given conditions as well। कंडीशन मतलब इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशंस को भी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स for you to satisfy the equation, the left hand side of the and the right hand side should be same upon substituting the resulting solution.
जैसे एक इक्वेशन इसमें लिखी हुई है कि इसको देख ले रहा क्विकली यू ऑफ एक्स का आप अगर दो दफा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव लेना आपने, और वन टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लें और उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वल आएंगे, इतने इक्वल आ रहा है। इसको अगर आप जल्दी से इसको रिव्यू कर लें तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, देख चुके हैं जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछे, कोई सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल नहीं है मेरा तो। करिए आगे हम। यस सर। हेलो, क्लियर है जी सर, आवाज आ रही है। ये इसमें कुछ उसकी प्रैक्टिस की है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अब आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा। तो वो कहता है अगर कोई इक्वेशन है उसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, nth ऑर्डर इक्वेशन है, अगर nth ऑर्डर कोई भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके आप nth ऑर्डर है तो उसका सॉल्यूशन भी n होंगे, u1 u2 u3 अप टू un। अगर उसका सॉल्यूशन है तो जो सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। इसी बेस पे आप जो सॉल्यूशन निकाला करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, c1 ex plus c2 e power x, इस तरह की जो बात निकाल करते हैं, ये देख लें इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। इसको रीड करने और कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे तो पूछें बिना पूछे। जहाँ पे भी कोई आपको डिफिकल्टी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछा करें। सर सर यहाँ पे उसने लिखा है कि जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है वो लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए तो इफेक्टिव होता ही है, तो जो नॉन लीनियर या नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती है या उसके लिए ये इफेक्टिव होता है, वहाँ पे एप्लीकेबल होता है या नहीं होता? अगर नहीं होता तो उसकी रीजन क्या होती है सर? इसके तो समझ आ गई, लीनियर होमोजेनियस के लिए ये जो है एप्लीकेबल है और इफेक्टिव भी है। लेकिन जो नॉन लीनियर है ना, नॉन लीनियर में सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा उसका सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जो नॉन लीनियर मॉडल है उनको अभी तक टेक्निक से ऐसी डेवलप ही नहीं हुई कि कुछ नॉन लीनियर इक्वेशन आ जाती है, उनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट, एनालिटिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो उसको फिर हम न्यूमेरिकल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल अप्रोच लगाएंगे तो फिर सॉल्यूशन हमें मिलेंगे नहीं, क्योंकि ना ही उनके हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो वो जो कॉम्बिनेशन जो हम बनाएंगे ये होमोजेनियस सिस्टम के लिए बनाएंगे। आपको याद होगा कि जब आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के जब सॉल्व किया करते थे, उसमें आप ये करते थे, इक्वेशन को दो पार्ट में कन्वर्ट करते थे, होमोजेनियस पार्ट और इनहोमोजेनियस पार्ट। जो होमोजेनियस पार्ट आता था उसका आप लीनियर
कॉम्बिनेशन में आते जो इनहोमोजेनियस होता है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन के लिए लोकल इक्वेशन के मेथड हमारे डिफरेंट डेवलप हुए, जैसे चार्टेक्स मेथड में या लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं नॉन लीनियर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना, तो लीनियर होमोजेनियस के लिए ही ये मेथड डेवलप हुआ, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन होंगे तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं। और इनहोमोजेनियस जो नॉन लीनियर पार्ट होता है, उसका इनहोमोजेनियस पार्ट होता है, उसका हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल आर्बिट्रेरी फॉर्म, तो उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट नहीं करते हैं। तो जो होमोजेनियस पार्ट होता है उसका आप होमोजेनियस ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इनहोमोजेनियस का नहीं बनाते। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे पॉइंट 2 अगर आप पढ़ेंगे, ये आपने पढ़ा होगा पहले पीटी में कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब आप पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख जाए, आर्बिट्रेरी फंक्शन आ रहे होते हैं, ऐसे ही है ना, पढ़ा हुआ ना पहले आप लोगों ने। जिस ऐसे आर्बिट्रेरी फंक्शन ही होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है? ये उसकी रीजन क्या होती है? मींस के साथ जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो इन द फॉर्म ऑफ यू क्यों आते हैं? नहीं सॉल्यूशन क्यों आते हैं आपके पास? सर क्योंकि हम होमोजेनियस को सॉल्व करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस में आते हैं ना, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक के साथ हमारे पास कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री होता है। एक मिनट जी जी, मैंने पूछा तो पार्शियल के अंदर होती है तो आपके पास जी 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 बोले सर, मैं एक एक्सप्लेन करने लगा था। जो हमारे पास पीटीएस होती है उसमें क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक से ज्यादा आ रहे होते हैं, तो बस उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन का रूल ये होता है, अगर आप लीनियर इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी वगैरह हम यूज करते हैं। लेकिन पीडी के अंदर हमारे पास अगर वेरिएबल वन से ज्यादा है, अगर हम एक वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं होगा, एज अ कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट होगा, इसलिए वहां पे एज अ कांस्टेंट फंक्शन आता है, और जो उसका जो आंसर है वो कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्म में आता है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? वो कॉल आ गई थी, क्या कह रहे हैं आप लोग? अभी जो बच्चा है तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर हम ओडी और पीडी में डिफरेंशिएट करें तो जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें हम लीनियर इंटीग्रल यूज करते हैं। लीनियर इंटीग्रल का मतलब ये होता है कि उसमें जो वेरिएबल एक होता है वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, एक से ज्यादा पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट सी के फॉर्म में इन्वॉल्व होता है, तो वहां पे जो फंक्शन आता है वो हमारा कांस्टेंट की फॉर्म में आता है, किसी वेरिएबल की फॉर्म में फंक्शन नहीं आता, कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता। अगर हम पीडी की बात करते हैं तो पीडी में हमारे पास क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल्स होते हैं, जब इंटीग्रेट करते हैं विद लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल x और y हैं, हम u को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो y है वो एज अ कांस्टेंट फंक्शन ट्रीट होगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। इसलिए इसके सॉल्यूशन के अंदर जो कांस्टेंट नंबर में कांस्टेंट फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। और ये देखो ना, सिंपल सी एक चीज है कि आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सबसे पहले हम कहते हैं वो क्यों लगाते हैं, आपके पास एक फंक्शन है x लिखा हो, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा, x प्लस tau का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ही होगा। तो जब आप 1 को इंटीग्रेट करते हैं तो आप x प्लस c लिख देते हैं, तो क्या पता उधर कोई x के साथ कुछ कांस्टेंट भी आ रहा हो। तो जब पार्शियली आप करते हैं, जब आपके पास एक फंक्शन है u इज इक्वल टू x प्लस y है,
आप उसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। और अगर सिंपल एक्स ही लिखा हो तो फिर भी 1 आएगा। तो वो जो यू इसमें y आ रहा था ना फंक्शन, जब हम पार्शियली इंटीग्रेट करते हैं तो फिर हम आर्बिट्रेरी फंक्शन इसलिए लगाते हैं कि इट माइट पॉसिबल x के साथ कोई फंक्शन ऐड हो रहा है जिसका डेरिवेटिव लिया तो वो 0 हो गया। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम आर्बिट्रेरी फंक्शन लेते हैं इंस्टेड ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा इसमें जो मेन लॉजिक यही होती है ना कि जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं x का भी वही है x प्लस c का भी वही है, अगर पार्शियली करना है x का भी वही है x प्लस y का भी वही है। और अच्छा ये जो पार्शियली हम करते हैं जो फंक्शन हम लेते हैं आर्बिट्रेरी फंक्शन में कांस्टेंट भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी कांस्टेंट, और अगर आप x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो फंक्शन y का हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट आती है जी बाउंड्री कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन में फर्क पता चाहिए क्या होता है। ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जैसे इसके नाम से बात जाहिर है कि आपके पास कोई डोमेन है, जैसे आप कोई भी डोमेन डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे हीट ट्रांसफर हो रही है किसी भी रोड के अराउंड, वन डायमेंशनल रोड है उसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो आपने उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे कुछ ना कुछ कंडीशन डिफाइन कर देंगे, वो उसको हम कहेंगे बाउंड्री कंडीशन। इसको पढ़ो जरा क्या लिख रहा है इसका, फिर पूछे अगर कुछ सवाल है। इसके 3 डिफरेंट टाइप्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ भी हो सकता है, अगर वन डायमेंशनल है तो वेक्टर होगा, 2D है तो रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, 3D है तो फिर बॉक्स हो सकता है, वो सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। हाँ जी हो गया जी सर। तीसरा सवाल कि उसकी जो बाउंड्री पे जो कंडीशन, अब ये 3 तरह की होती हैं। एक तो कंडीशन वो होती है जो आपने कंडीशन, देखो आपका एक फंक्शन है u, ठीक है, अब इसको समझिएगा जरा, u ऑफ x आपका तो फंक्शन और आपका एक वन डायमेंशनल रोड है। अब उस रोड के ऊपर आपने u के ऊपर कंडीशन अगर लगाई हो ना कि u की वैल्यू है x इज इक्वल 0 और x इज इक्वल टू l, सॉरी मेरे को एक रोड है उसकी लेंथ है x से, उसकी लेंथ है 0 से 5। अब आपने एक कंडीशन उसकी डिफाइन कर दी 0 पे u ऑफ 0, एक कंडीशन आपने उसके दूसरे एंड पे डिफाइन कर दी u ऑफ 5, ठीक है। अब अगर टू डायमेंशनल है, कोई प्लेट है, उसके 4 कोने होंगे, ठीक है, रेक्टेंगल है, तो उन चारों कोनों के ऊपर आप जो फंक्शन की कंडीशन ही कोड कर देंगे, वो बाउंड्री कंडीशन है। अगर 3 डायमेंशनल कोई बॉक्स है तो उसके एज पे जो आप कंडीशन डिफाइन कर देंगे वो आपकी
कंडीशन होगी जो फंक्शन के ऊपर डिफाइन करेंगे, जो जरूरी बात है। देखिए ये जितनी भी कंडीशन है वो लिख रहा है यू के ऊपर। ये देखिए यू ऑफ 0 बाय, यू ऑफ L1 बाय, यू ऑफ x0, यू ऑफ xL2, इधर यू ऑफ 0, यू ऑफ L। देख रहे हैं ना आप लोग कि ये कितनी भी कंडीशन है ये यू के ऊपर डिफाइंड है। आवाज आ रही है आपको? तो ये इसको बोलते हैं टेक्सचर बाउंड्री कंडीशन। अच्छा, अब इसके बाद आती है न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन। इसमें क्या होता है, आप जो u है ना, u के डेरिवेटिव के ऊपर कंडीशन इंपोज कर देते हैं। समझ आ रहा है? डेरिवेटिव क्या होगा उसके अलोंग द नॉर्मल होगा। इन द केस द नॉर्मल डेरिवेटिव du over dn of u along outward normal of the boundary is prescribed। अब ये देखिए, अब ये जो कंडीशन उसने डिफाइन की है उसके डेरिवेटिव को के ऊपर कर दिया। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल x के रिस्पेक्ट। या अगर रेक्टेंगुलर प्लेट होगी तो x या y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ सकते हैं आपके। बात समझ गए फर्क क्या है इसमें न्यूमैन और डायरेक्टली? जी सर। सर किसी एग्जांपल से इसको हम शो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो बता दीजिए था। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, आपका कोई इक्वेशन है, आपको ये इक्वेशन है पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल बाय पार्शियल t इज इक्वल टू सम फंक्शन है, उसकी कंडीशन डिफाइन करते हैं। उसके ऊपर जो कंडीशन होगी वो x के ऊपर u ऑफ x ऑफ 0 t, यानी कि जो रोड है उसके एक एंड पे आपने कंडीशन लगा दी, उसका डेरिवेटिव दिया, दूसरे एंड पे भी डेरिवेटिव लेना उसका, उसके ऊपर कंडीशन इंपोज करते हैं। फर्क क्या होगा? एग्जांपल तो आगे आने फर्क ये होगा कि ऊपर वाले केस में जो डायरेक्टली बाउंड्री कंडीशन है ना, सबसे पहली बात तो कंडीशन हम यूज क्यों करते हैं? आप लोगों को मेरा सवाल है कि कंडीशन हम यूज क्यों करते हैं? in order to find the constant function सर, जो हम सपोज कर रहे थे पीछे के constant function लेते हैं तो उसको मालूम करने के लिए हम और कांस्टेंट वेरिएबल्स आ जाएं सर अगर, तो उनको मालूम करने के लिए डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस लगाई जाती हैं सर। कर रहे होते हैं तो आप इंटीग्रेशन फंक्शन आएंगे तो उन आर्बिट्ररी फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन या आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन होते हैं। सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए कंडीशन होती है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे ये होगा कि जो डायरेक्टली कंडीशन है ये तो डायरेक्ट लग जाएंगी फंक्शन के ऊपर। आपको फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डिफाइन होगी, कंडीशन आप यूज करेंगे। लेकिन न्यूमैन जो है इसमें आपका जो फंक्शन आया करेगा ना u, उसका आपने डेरिवेटिव लिया करना है पहले, डेरिवेटिव लेके फिर उसमें वो पॉइंट पुट करना है। ये फर्क है इन दोनों में। समझ आ रही है ना बात की? जो डायरेक्टली कंडीशन है ये डायरेक्टली फंक्शन पे ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, जो न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन है ये फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई होंगी। पहले डेरिवेटिव लेंगे फिर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप इसको। फिर इसके बाद मिक्स आती है जी। मिक्स में क्या हो जाएगा जी, आपके पास फंक्शंस पे भी आ रही होंगी और वो डेरिवेटिव पे भी आ रही होंगी, ठीक है। मिक्स में क्या होगा कि उसके जो फंक्शन पे भी आएंगी और डेरिवेटिव पे। ये मिक्स कंडीशंस ये बेसिकली काशी बाउंड्री कंडीशन आएंगी ना सर? कंडीशंस आप पढ़ा रहे हैं ये काशी बाउंड्री कंडीशन ही है ना सर? सर में जो अगर फर्ज करें एक्स है तो एक्स पे 0 से 5 तक आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, वो बाउंड्री कंडीशन होगी। अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें तो उसमें सिर्फ एक्स की इनिशियल वैल्यू होती है, उसकी लास्ट वैल्यू का आपको पता नहीं होता। तब एक्स इज इक्वल टू 0 का पता है, उसकी लास्ट वैल्यू क्या उसका पता नहीं होता। दूसरे लफ्जों में जो ग्राफ होता है, कर्व होती है, वो लाइन को सिर्फ स्टार्ट पे इंटरसेक्ट करती है, लास्ट पे इंटरसेक्ट नहीं करती। या थॉरली वो जो उसकी वैल्यू है एक्स की वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अच्छा, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें आपके पास दो कांस्टेंट्स आ गए, ठीक
कंडीशन तो आपने कहा जी एक ही पॉइंट यानी कि 0 पे ही है, तो फिर एक कांस्टेंट उधर से निकला, दूसरा कैसे मिलेगा आपको? नहीं सर, जीरो का मतलब है ये नहीं, जो स्टार्ट में कंडीशन दी है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, हाँ, वो कंडीशन थॉरोली सेम रहती है, वो तो एक ही चेंज नहीं रहेगा। होती। चेंज नहीं होती, फिर दूसरी कंडीशन कैसे आएगी? वो तो एक ही रहेगी फिर। सर अगर हम पीडी की बात करते हैं तो पीडी के अंदर वेरिएबल भी ज्यादा होते हैं, तो वो फिर हम खाली एक्स के लिहाज से बात तो नहीं ना करेंगे, हम वाई के लिहाज से बात करेंगे, हम टी के लिहाज से बात करेंगे। तो उसमें जो इनिशियल होगी सिर्फ टी के लिहाज से बात होगी, स्पेस वेरिएबल्स के लिहाज से बात नहीं होगी इनिशियल कंडीशन में, ठीक है? ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ओके। इसमें आपका होगा। और इनिशियल कंडीशन आप सिंपल ये याद रखें, ऐसी कंडीशन सेम पॉइंट के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, जैसे अगर बहुत ठीक बात है आपकी, फिर जो सेम पॉइंट्स के ऊपर ही डिफाइन की जाए वो होती है इनिशियल कंडीशन। जैसे अब मैंने जो पूछा था शायद साहब से क्वेश्चन, अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो आ जाए, बिल्कुल ठीक है। उसमें एक कंडीशन तो फंक्शन पे हो जाएगी, हम उसी पॉइंट के, जैसे मैंने कहा था t इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0 पे, ये जरूरी नहीं है हमेशा t इज इक्वल टू 0 पे ही होगा। अब अगर पहले t इज इक्वल टू 0 पे आ जाए तो दूसरी कंडीशन भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू t, फिर उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। फिर इस तरह से जितनी मर्जी आप फंक्शन का t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते जाए, उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, आपको इनिशियल कंडीशन मिलती जाएंगी, ठीक है? इट वाज इंडिकेटेड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ लें जरा इसको। वो कहता है कोऑर्डिनेट इनिशियल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल u at the starting time t should be prescribed, it will be discussed later. For the heat case the initial value t is equal to 0 that defines temperature at starting time। ये कुछ भी हो सकता है, अगर वेव इक्वेशन है तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितनी होगी, हीट इक्वेशन है तो स्टार्ट हीट कितनी होगी उस रोड में। तो जो इनिशियल कंडीशन का आपने जो एक लाइन याद रखनी है, ये पता होना चाहिए आपको, ऐसी कंडीशन जो कि सेम पॉइंट्स के ऊपर ही डिफाइन की जाए या प्रेस्क्राइब की जाए, इम्पोज की जाए, वो आपकी जो होती है वो इनिशियल कंडीशन होती है। क्लियर है बात सबको? क्योंकि देखिए ना, ये t इज इक्वल 0 पे जो बाउंड्री कंडीशन है, वो बाउंड्री पे वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर भी डिफाइन हो सकती है, जैसे u ऑफ 0, u ऑफ l, u ऑफ 0y, u ऑफ l1y, दो डिफरेंट पॉइंट आ गए ना, u ऑफ x0, u ऑफ xl2। तो जो इनिशियल कंडीशन है वो एक पॉइंट पे डिफाइन होगी। जी किसी और का कोई सवाल यहाँ तक इनिशियल कंडीशन है, किसी कंडीशन को लेकर कुछ बात पूछना चाहूँ? ये आपने बोलना नहीं है, आप इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन आपके दिन में रहनी चाहिए। सर मैंने ना आफ्टर रीडिंग मैंने ना कुछ 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में आए थे, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो थोड़ा सा ना पीछे है, मैं वो थोड़ा सा पूछना चाह रहा था क्वेश्चन के रेलेवेंट। एक सर हमारे पास जो लैप्लास इक्वेशन होती है वो डिफाइंड ही होती है, अगर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो u x x प्लस u y y इज इक्वल टू 0, अगर वो 3D में है तो u x x प्लस u y y u z z इज इक्वल टू 0। इसमें सर जो t है, जो ये वाला वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल u है, ये t पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसके सर रीजन क्या है? एक तो मेरा ये सवाल था, और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस की, तो उसमें हम कहते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो हमारे पास मैं इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। जी सर आपकी आवाज नहीं आई। जो इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में, जैसे आपने ये कहा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकता है, वो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट की फॉर्म में तो अपीयर हो सकता है, लेकिन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मतलब कि एज अ टर्म नहीं आ सकता। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एज अ टर्म नहीं आ सकता। तो आप ऊपर जो हमने भी वो जो पहला सवाल है उसका मैं जवाब देता हूँ आपको इसका। सर अभी मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो अगर आप कहें तो अभी कंप्लीट कर लेता हूँ या बाद में, पहले क्वेश्चन के आंसर के बाद? ये इक्वेशन लेते हैं ना आप, इसमें x आ रहा है और ये देखिए इसमें भी देखते हैं x आ रहा है, a y में x भी आ रहा है, y भी आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट आते हैं। अच्छा चलिए आप मुकम्मल करें। सर एक तो पहला क्वेश्चन ये था ना कि जो लैप्लास इक्वेशन होती है उसमें t इन्वॉल्व नहीं होता, उसकी रीजन क्या होती है? ये इक्वेशन t पे डिपेंड नहीं कर रही होती। दूसरा सर सवाल ये था कि होमोजेनियस में जब हम कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एज अ टर्म नहीं आता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज अ टर्म इन्वॉल्व नहीं होती,
मतलब कि किसी डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रोडक्ट में आ सकती है या उसके डेरिवेटिव के प्रोडक्ट में आ सकती है, जैसे आपने अभी एग्जांपल ऊपर दी एक्स यू एक्स वगैरह और प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू समथिंग। तो अब जो टी है वो भी हम एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, लेकिन वो स्पेस वेरिएबल नहीं होता, इस बात को तो पता समझ आ गई। लेकिन जो होमोजेनियस इक्वेशन है, अगर टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर फिर टी इन्वॉल्व क्यों होता है? फिर टी तो नहीं होना इक्वेशन में। ये मेरा असल क्वेश्चन था। हम कैसे कह सकते हैं टी नहीं आता? जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया आपको, या इधर से मैं अभी आपको एक एग्जांपल उठा देता हूँ। ये देखिए आपको स्पेस है, लेकिन टी बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे वाई पी टी भी लेकिन नहीं हो सकता। बात है आपकी जो पूछ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने हीट इक्वेशन के बारे में ऊपर आया था, मैंने स्किप किया था, तो उसका कुछ अब आप पूछते हैं कि इक्वेशन आती है वो डिपेंड कर रही होगी रोटी लेंथ पे और विद टाइम पे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, वो हीट की शिद्दत में कमी आएगी उसकी इंटेंसिटी में। ऐसे ही तो वो जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा u of xt। अगर हीट फ्लो हो रही है टू डायमेंशनल कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, जैसे आपने टू डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन की बात की, तो अगर टू डायमेंशनल कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है उसमें आप कहते हैं हीट फ्लो हो रही है। अब उस केस में हीट किस पे डिपेंड करेगी? अब हीट अलोंग एक्स एक्सिस फ्लो कर रही है, एक्स पे डिपेंड करेगी, अलोंग वाई एक्सिस फ्लो कर रही है, वाई पे डिपेंड करेगी, और टी पे डिपेंड करेगी। ठीक हो गया? तो उस फॉर्म में जो आपकी जो हीट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, हीट इक्वेशन में जो टाइम डेरिवेटिव होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो फर्क यही होता है वेव और हीट में कि हीट इक्वेशन में जो टाइम डेरिवेटिव है फर्स्ट ऑर्डर का होता है, u t इज इक्वल टू c स्क्वायर u x x प्लस u y y। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो स्टेडी फ्लो है, स्टेडी फ्लो का मतलब ये है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंज नहीं होता, कांस्टेंट फ्लो है। तो अगर कांस्टेंट फ्लो कहते हैं तो फिर टाइम के ऊपर डिपेंड चीजें नहीं कर रही होती, तो टाइम डेरिवेटिव वो जीरो हो जाता है और आपकी जो हीट इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है किसमें? लैप्लेस इक्वेशन। समझ रहे हो बात की? मतलब कि जो ये लैप्लेस इक्वेशन है ये बेसिकली डेरिवेशन ऑफ हीट इक्वेशन है, उससे मतलब कि सम कंडीशन पे हम ड्राइव कर लेते हैं इक्वेशन का जैसे जब टेम्परेचर जब स्टेडी फ्लो हो जाएगा ना, स्टेडी फ्लो का मतलब कांस्टेंट। जी 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 सर, ठीक हो गया। अब आप जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की आप बात करें, वो जो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही होती, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। इधर भी ये हो जाएगा कि ये नहीं होगा कि पहले 5 सेकंड में जितनी हीट ट्रांसफर हुई उतनी ही अगले 5 सेकंड में होगी, तो टाइम पे डिपेंडेंस रहेगी नहीं, तो टाइम डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो होगी तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा। तो जब मैं आपको हीट और वेव इक्वेशन बताऊंगा तो उसमें इंशाल्लाह, ठीक है इंशाल्लाह ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ओके जी, वेल पोज्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं कि जिनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, जो कि इक्वेशन और उसकी कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होता है, और जो सॉल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्वेशन। स्टेबल सॉल्यूशन वो होता है कि अगर सॉल्यूशन में स्मॉल सा चेंज किया कंडीशन में, तो जो रिजल्ट है उस सॉल्यूशन में भी स्मॉल से चेंज आए। ये ना हो कि आप स्लाइड सा चेंज करें कंडीशन में तो सॉल्यूशन पूरा फर्क आ जाए, तो वो अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं होगा। अगर आप सर उसको हम फिर इनपुट भी कह सकते हैं ना, अगर हम वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में स्मॉल चेंज ले सकते हैं। फिर मैं कह रहा था कि इल पोज्ड मैंने नहीं पढ़ा, मैंने वो देखा नहीं। ये सर इसमें है न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये टर्म यूज हुई है, वेल पोज्ड और इल पोज्ड। अच्छा जी, उधर ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद ही कर लेने हैं, कर लेंगे ना?
जी सर, इंशाल्लाह फिर जो कोई जहाँ पे डिफिकल्टी होगी फिर आपसे इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। है कि इसका लीनियर एंड नॉन लीनियर है, तीसरे में कह रहा हूँ होमोजेनियस नो होमोजेनियस। वाले में क्या सॉल्यूशन वेरीफाई करें। ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है